0.87% के आसपास की आज हम गिरावट देख रहे हैं। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें यानी कि तेजी वाले शेयरों की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो वाले शेयर चल रहे हैं, हीरो मोटो, आयशर, टाटा मोटर्स और इसके अलावा बजाज ऑटो में आज हम तेजी देख रहे हैं। आयशर के नंबर्स भी आए थे और आयशर के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो बुलिश हो रहे हैं। सिटी ने करीब 6,200 रुपये के टारगेट दिए हैं आयशर के लिए। जेफरीज की बात करें 6,500 के टारगेट दिए हैं। तो थोड़ा सा एक शुरुआती आप देखिए झटका लगा, उसके बाद रिकवर करके ऊपर आ रहा है। 1% के आसपास की तेजी इसमें है। सोनम जी, आप जरा ये बताइए कि अगर आपको टू व्हीलर पैक में कोई शेयर चुनना हो, क्योंकि आज से 3 साल 4 साल पहले ये मार्केट की स्थिति कुछ और थी, अब लोगों का जोर जो है वो प्रीमियम व्हीकल्स पर बढ़ा है, आप क्या सलाह देंगी, कहां पर दांव लगाना चाहिए लंबी अवधि के लिए? आज के टाइम पे देखिए अपने ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छी अर्निंग्स नहीं आई है, तो हमने इस टाइम पर आप अगर आप ऑटो पैक में पिक लेना चाहें तो जरूर आयशर मोटर, बजाज ऑटो, ये जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। और आई थिंक ईवी में भी इनकी ग्रोथ चल रही है। प्लस आई थिंक एक कंजम्पशन डिमांड लोग बढ़ते देखेंगे अगले कुछ क्वार्टर में। आई थिंक मॉनसून पॉजिटिव आने वाला है और कंज्यूमर डिमांड की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो इस वजह से भी आई थिंक टू व्हीलर पैक में ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग रहेंगे। बढ़िया है, आयशर है, बजाज ऑटो है, ये सही लग रहे हैं सोनम जी को। एक और सरकारी कंपनी जिसके बारे में हम व्यू लेंगे वो है बीएचईएल का। सचिन जी, बीएचईएल जरा चेक कीजिए। देखिए दोनों शेयर, ये बीएचईएल और बीएल, ये साथ साथ गिरे थे। हाँ, सेगमेंट थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन गिर के 200 रुपए के आसपास आए। बीएल तो अच्छे से रिकवर कर गया, लेकिन बीएचईएल नहीं कर पाया, थोड़ा रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में हाल फिलहाल हमने थोड़ा सा निराशा देखी भी थी ये युद्ध के बाद से। बीएचईएल को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पे, और इमीडिएट ब्रेकआउट्स मिले हैं स्टॉक के दो ट्रेडिंग सेशंस पहले। स्टॉक के लेवल्स थे करीब 230 टू 33 के आसपास के। उन कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अपसाइड में मूव करता हुआ, सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। प्रायर डे पर जरूर एक साइडवेज मोमेंटम हमने यहाँ पे नोट किया है, बट मुझे लग रहा है अभी भी स्ट्रेंथ है अपसाइड में। पोटेंशियल टारगेट जो है वो करीब 248 250 के इमीडिएट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और बेस अभी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस हम जिसे बोल सकते हैं वो करीब 232 का। तो जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में हैं वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए भी 232 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार इनिशिएट किए जा सकते हैं। अपसाइड टारगेट 248 250 के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे एक बार रिकमेंडेशंस और ले लेते हैं। और देखिए मार्केट्स में आज वैसे मैं सिर्फ निफ्टी के पॉइंट से बता देता हूँ, आज पूरी तरह से एक रेंज है। 40 पॉइंट गिरना कोई गिरना नहीं है, और 140 पॉइंट बैंक निफ्टी का भी कोई गिरना नहीं है। इसमें नोटिस करने वाली बात है, क्या विक्स एबनॉर्मल बढ़ रहा है? नहीं, वो तो नॉर्मल है, 1% है। क्या बाज़ार ने कोई रेंज का ब्रेकआउट किया है? नहीं, कल की लोज भी ब्रेक नहीं किए अभी तक। तो क्या बाज़ार ने नया हाई ब्रेक कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या रिलायंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है फॉल का या राइज का? नहीं। HDFC में है? नहीं। तो मार्केट में अगर आज देखेंगे ना, डल, प्योर डल सेशन जिसे कहते हैं ना, कंसोलिडेशन का मैसेज देना, वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। लगे हाथ एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दो आप, वो भी देख लो आप, तो वहाँ पर भी आपको ना डलनेस साफ साफ दिखेगी। इसलिए मैंने आज कहा था कि अगर आज ऑप्शंस वालों को छुट्टी भी करनी हो ना तो कर लें, लेकिन सिर्फ निफ्टी वाले ना करना, क्योंकि उनकी आज वीकली एक्सपायरी लगेगी। तो अदरवाइज़ ऑप्शंस में आज पूरी तरह से दिन ठंडा रह सकता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी आप देखो तो आपको कुछ ज़्यादा बड़ा बहुत मेजर वाला फ़र्क नहीं दिख रहा। डिक्लाइंस 75 शेयर हैं, एक तरफा करने के लिए कम से कम डिक्लाइंस 25 होने चाहिए थे, लेकिन ये अभी भी 75 की कैटेगरी में खड़े हैं। तो ना ही ऊपर जा रहा है बाज़ार, ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है बाज़ार। इंडेक्स में तो आज बड़ा मुश्किल होगा पैसा बनाना, और कोई भी अभी चला और अभी टूटा की ना फीलिंग आएगी मार्केट्स में, वो मत फंसना उसमें। जब तक कोई डिसाइसिव अब लेवल ब्रेक नहीं होते या फिर रेंज के बॉटम पे या टॉप पे नहीं पहुंचते, तब तक तो कोई ट्रेड ही मत लेना इंडेक्स में। स्टॉक्स में करो काम, खूब बढ़िया करो। आज देखो कितनी बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं जिन शेयर्स में। मैं एक बार उनकी सूची भी आपको बता देता हूँ।
JSW एनर्जी बढ़िया शेयर आज, JSW स्टील मैंने नोटिस करवाया था आपको कि आज ये टूटेगा नहीं, इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, 2% ऊपर आ गया। श्री सीमेंट आपको कराया था 2% ऊपर आ चुका है ये, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ साफ सुथरे शेयर आपको दिख रहे हैं। टाटा टेक नोटिस कराया था 1.5% ऊपर खड़ा है। एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प चेक करेंगे, सचिन आप ही चेक करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। या सो एक रेंज में जो है स्टॉक फंसा हुआ था, वो फाइनली रेंज ब्रेक हुए, करीब 4000 के आसपास का एक हर्डल था ऑन दी हायर साइड में, वो स्टॉक्स ने वो लेवल्स ब्रेक किए हैं और अपने 100 डीएमएस के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ लग रही है बिल्कुल अपसाइड में, मुझे लग रहा है करीब 4250 4300 ये टारगेट्स हो सकते हैं जो कि हमें नियर टर्म में स्टॉक के अंदर टेस्ट होते हुए नजर आए। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट हम करीब 4000 के आसपास का ही कंसीडर करके चल सकते हैं। तो जो लोग पोजीशंस में मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं 4000 के अराउंड के एक स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड में 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है हीरो मोटो में। बढ़िया रिकवरी आई है, नतीजे भी इसके ठीक ठाक रहे थे, उस दम पर ये शेयर चल रहा है, करीब 2% के आसपास की तेजी है। आज मेटल काउंटर हम देखने की फ्लेवर में है, हालांकि बड़ी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, ये थोड़ी फॉलो बाइंग आ रही है। सोनम जी आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी को अगर मान लीजिए निवेश के लिहाज से मेटल को सोचना हो, वैसे तो काफी लंबे टाइम से एक ट्रेडिंग रेंज में ही ये सारे के सारे शेयर रहे हैं, सिक्लिकल इन नेचर भी हैं ये, आपकी राय क्या होगी? आपको लगता है कि उत्साह थोड़ा सा और बढ़ेगा और किसी को मान लीजिए बहुत लंबा नहीं, अगर 6 महीने साल भर के लिए सोचना हो तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है? सोनम जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, हाँ जी। देखिए मेटल काउंटर में आई थिंक जो अभी तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, वो गवर्नमेंट ने जो ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ WTO में कंप्लेन की थी उसकी वजह से आई है। आई थिंक ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, बट आई थिंक इसमें टैरिफ में क्या होता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। साथ के साथ आई थिंक कमोडिटी प्राइस पे हमको अभी ठीक है, ठीक है, कुछ नेटवर्क की भी दिक्कत है और सोनम जी का समय भी हो गया है। सोनम जी थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बाजार बिल्कुल नैरो रेंज में है, मतलब ये देखिए बाजार खुले 15 मिनट हुआ और आप देखिए कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया। 60 अंक नीचे निफ्टी है, करीब करीब 200 अंक नीचे निफ्टी बैंक है, लेकिन ये जरूर है कि ये आपको जो फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं थोड़े से आपको साइडवेज जरूर दिखेंगे, कंसोलिडेशन जरूर दिखाएंगे, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि वहां तेजी थम गई है, वहां तेजी हो रही है। आज लगातार चौथा सत्र है जब मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा। स्मॉल कैप में भी कल हमने 1% के आसपास की तेजी देखी थी। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आधे % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आज भी चौथाई % ऊपर है, और वही वजह है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है अभी फिलहाल उतना कोई बेहतर है, बल्कि करीब 1700 शेयर ऊपर हैं और 650 शेयर जो है NSE पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इंडिया विक्स चौथाई % ऊपर रह गया है, 17.25 के आसपास के लेवल्स हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन यहां से कोई हरकत हम स्टॉक्स में कोई चरनी में नहीं देख रहे हैं। जो शेयर ऊपर खिले वो ऊपर दिख रहे हैं, जो नीचे खुले फिलहाल वो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए, एंजल वन जरा चेक करके बताइए आप सचिन जी, क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें रैली हुई है, एंजल वन ने पहले परफॉर्म अच्छा किया था, बीच में थोड़ा थमा था और हाल फिलहाल थोड़ी तेजी हम देख रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा सेटअप बना है स्टॉक के अंदर। डेली चार्ट्स पर अगर मैं देखूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स फॉर्म हुए हैं और नेकलाइन के ब्रेकआउट्स जो है वो आज आते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ने अपने 200 डीएमएस को भी ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है एक अच्छा बुलिश रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है और अपसाइड में कुछ बड़े टारगेट्स जो है वो स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं देखूं तो इमीडिएट टारगेट मुझे जो लग रहा है वो करीब 2800 तक के लिए लग रहा है, और अराउंड दैट लेवल्स अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी 3000 तक के भी रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो
पुलिश ब्रेकआउट्स हैं मेरे हिसाब से, जो लोग पोजीशंस में हैं बिल्कुल वेट कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए भी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग पर इनिशिएट की जा सकती है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे, और अभी के लिए जो एक अच्छे सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वो 2430 के आसपास में बन रहे हैं। सो 2430 एक स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी इवन बाइंग के लिए देखा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 2800 और अराउंड दैट लेवल अगर सस्टेन होता है तो 3000 तक के पोटेंशियल टारगेट नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। व्यू आपको रखना पड़ेगा एंजल वन में 2800 के और 3000 के टारगेट के लिए 2430 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस शेयर में। नीलेश भाई, आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयरों में मिठास है। बजाज हिंदुस्तान हो गया, श्री रेणुका, शक्ति शुगर, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5-3-4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और आज बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। शुगर में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं? कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? नीलेश जी, अच्छा ठीक है, नीलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन जी, आप ही इस पर आंसर दीजिए। आप बताइए, शुगर में आपको मौके कहां दिख रहे हैं? बलरामपुर चीनी के नंबर आ जाएंगे, शेयर 1% ऊपर है, बाकी शेयर ज्यादा चले हुए हैं। वेल बिल्कुल, बलरामपुर का ही चार्ट इवन थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने कंसोलिडेशन अभी के लिए हम देख रहे हैं 560 के आसपास के लेवल्स के आसपास में था, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए हैं। आज करीब 1% के आसपास के गेन दिखा रहा है स्टॉक। ऑन दी लोअर साइड में 540 एक इमीडिएट बेस, एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए स्टॉक में बना हुआ है। और मुझे लगता है अगर कोई बाइंग लेता भी तो 540 थोड़ा सा डिप में जरूर स्टॉप लॉस बन रहा है, बट सेफर साइड का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट जो है वो करीब 580 टू 590 ये लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाइंग साइड में रहा जा सकता है। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दो शेयर थोड़े और है मेरे पास बताने के लिए। एक और पॉइंट भी मैं आपके सामने नोटिस कराता हूँ, जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया था। विक्स गिरने का मतलब ये नहीं कि फियर कम हो रहा है, विक्स गिरने का मतलब ये भी है कि वॉलिटिलिटी भी कम हो रही है। अभी तो सिर्फ कल से पहला दिन हुआ है, कल 5% विक्स टूटा था। टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। और एक और पॉइंट, मार्केट अगर आएगा भी ना तो पहले अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से किसी को टच करेगा, तभी उसके बाद उसमें चेंज होगा, नहीं तो चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आने पर जब तक अपने बॉटम को टच नहीं करता ना, तब तक वो अपनी तस्वीर नहीं बदलेगा। आधे रास्ते से नहीं मुड़ेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ये आधे रास्ते से बाजार मुड़ने वाला नहीं है। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको मैं दिखाता हूँ। 24,800 की कॉल पुट दिखा सकते हो आप, आज के डेरिवेटिव एक्सपायरी की, आज की दिखाना जो 15 तारीख की हो रही है निफ्टी की। 24,800 की कॉल और पुट, अगर आप देखो कॉल तो गलनी थी क्योंकि अब आप लोअर बेस को टच कर रहे हो। 24,500 वाली कैटेगरी में आ गए अब आप, अभी 80 पॉइंट की और गुंजाइश है। थोड़ा और चला जाएगा तो फिर आप बिल्कुल उस बॉटम को टच करोगे, तब 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डालो, भले एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे। ये 24,800 की कॉल है 15 मई वाली, देखो पूरी गल गई। 70% तो आज में टूटी, इससे पहले भी कल नहीं चली हुई थी। कल का हमने जो डेरिवेटिव्स डाटा चेक के सब किया, ये पिछले 3 दिन से गल रही हैं कॉल्स। तो आज फर्स्ट हाफ में क्या होगा, कॉल्स को सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप देखो 90 पॉइंट निफ्टी नीचे है, और ये पारंपरिक तरीका हो गया जब से वीकली एक्सपायरी आई है कि एक तरफ के हिस्से को पूरा जीरो कर दो पहले तो एक तरफ के सभी लोग ख़त्म, फिर जो दूसरे तरह के लोग हैं। अब इसकी पुट दिखाओ 24,800 वाली, अगर आप पुट देखोगे ना तो उस रेशो में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, सिर्फ 20-22% आपको दिखेगी। ये देखो पुट आप, तो पुट में एग्रेशन बहुत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ में कॉल्स का जब पूरा पैसा खत्म हो जाएगा तो हो सकता है बाद में पुट की भी हल्की हल्की सी राइटिंग हो। इन बिटवीन तब तक क्या होगा कि हम 24,500 को टेस्ट करने के लिए पहुंच चुके रहे होंगे। तो होता क्या है कि बाजार में बहुत बहुत क्लियर होता है जिस दिन वीकली एक्सपायरी हो रही है कि जो वीक है उसको और वीक करो और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ये लेसन है इसमें, ये निर्दयी वाला लेसन है कि जो वीक है उसको और वीक कर दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, ताकि एक तरफ का पूरा पैसा आए और बाद में जो एक्सट्रीम हो गया है वापस में वहाँ से भी माल छोड़ो।
आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा बहुत आप भी देखिए, मैं भी सीखने की प्रोसेस में हूँ, तो जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और वैल्यू एडिशन हो तो भले चाहे आप मेरे को लिख के भी भेज सकते हैं। कुणाल बोथरा हमसे बहुत अच्छे से जानते हैं, सारी चीज़ें मास्टर हैं इन सब चीज़ों के, इसलिए कुणाल भाई से खैर मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मौका मिलता था तो मैं जाके उनके टेबल पे बैठता था और उनसे 4 पॉइंट से हमको सीखने को मिलती थी। आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि ऑन स्क्रीन उनसे कुछ ना कुछ और स्टडी करवाएं। 100 पॉइंट करीब करीब निफ्टी नीचे आ चुका है, 260 लग गया है लेवल्स 24,800 की पुट का, इसका मतलब यहाँ से आके शायद थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ जाए। कुणाल भाई एक बार आपके रिकमेंडेशन, पहले तो इंडेक्स पे और फिर अलग अलग स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा। पहले इंडेक्स पे गाइडेंस दीजिए। तो धन्यवाद डिम्पी जी शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा मानना है कि आई थिंक अब हम थोड़ा वीकर टेरिटरी में आ गए इंडेक्स में, बिकॉज लास्ट 3 से 4 दिन में मंडे के मूव के बाद में हम बिल्कुल भी फॉलोअप अपटिक नहीं देख रहे इंडेक्स में, और अब हम एक मेजर सपोर्ट को थ्रेटन कर रहे हैं 24,500 का स्पॉट लेवल्स पे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आज की जो वीकनेस है, थोड़ा सा जंप जो है इंडिया विक्स में है, लार्ज कैप स्टॉक्स में जो वीकनेस दिख रही है, ये शायद इंडिकेट कर सकता है कि इंडेक्स की ट्रेंड आज के लिए थोड़ी सी वीक या नेगेटिव रह सकती है। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 24,500 की पुट अगर ये 30 रुपये के आसपास मिल जाती है तो एक अच्छा बेट बन सकता है यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए आज की एक्सपायरी के लिए। और मेरा मानना है कि अगर 30 के आसपास अगर ये पुट मिल जाती है तो करीबन 65 से 75 का एक इंट्राडे टारगेट रख सकता है इस पुट ऑप्शन पे, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 20 का। और ठीक है, 20 का एक स्टॉप लॉस रख लेना। आज का बॉटम ऑलमोस्ट ही बना हुआ है, लेकिन कुणाल भाई थोड़ा खिंच गया है मामला, 46 हो गया है, डिप की वेट करना पड़ेगा फिर तो। करेक्ट, 30 रुपए पे डाले ना, बिट डाल के रखे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, दिक्कत नहीं है, बिकॉज डिम्पी फर्स्ट हाफ एन आवर 1 आवर मार्केट्स जनरली बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली फाइट करते हैं बुल्स एंड बेयर्स, तो उस डायरेक्शन में इनफैक्ट हमने छोटा सा गैप डाउन किया था, पुट ऑप्शन करीबन 45-50 टच किया था, उसके बाद में इंस्टेंटली इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स हम वापस से 20-25 के लेवल्स पे वापस आ गए थे। तो मेरा मानना है कि आई थिंक 30 के आसपास एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इस पुट ऑप्शन को बाय करने के लिए। अब अपने शेयर बताएं, उससे पहले जरा जुबिलेंट फूडवर्क चेक करना सर। एक नेगेटिव खबर इसके रिजल्ट्स के साथ जुड़ी हुई थी, वो टर्की वाला बिजनेस हमको शरद बता रहे थे इसके बारे में। ये 2% नीचे है, बिल्डअप भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आज एग्रेसिव शॉर्टिंग हुई है इस पे। एक बार जरा जुबिलेंट फूडवर्क देख के बताओ कहाँ तक और नीचे जा सकता है। तो ये इस स्टॉक को इनफैक्ट मैं बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा था लास्ट 1 महीने से करीबन, बिकॉज बार बार ये स्टॉक 700-710 के आसपास में स्लिप हो जाता था। तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं, जब इंट्राडे अगर इंडेक्स जंप करता है तो ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, तो हम काफ़ी सारे पैरामीटर्स से इन स्टॉक्स की मेजरमेंट करते हैं। उन काफ़ी मेजरमेंट्स के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा था कि स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग अभी भी बाकी है। आज की कैंडल के बाद जो वीकनेस दिख रही है जुबिलेंट फूड में, ये इंडिकेट कर रही है कि जो पुराना लो था, स्विंग लो था, उसको ब्रेक करना चाहिए स्टॉक। वो लेवल करीबन 652 के आसपास है, तो यहाँ से मेरे अनुमान से इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक एक 650 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट कर दे, और इसका स्टॉप लॉस अगर ट्रेडर्स रखना चाहे तो वो होगा आज का हाई जो करीबन 695 के आसपास है जुबिलेंट फूड पर। ठीक है, 695 के टारगेट जुबिलेंट फूड के लिए। हालांकि 2% के आसपास की कमजोरी इसमें फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी की जो कमजोरी हो गई है वो हो गई करीब 100 अंकों के आसपास की। निफ्टी बैंक के करीब 350 अंक कमज़ोर, यानी कल 150 अंक, आज 350 अंक। उसके पहले हमने 450 अंकों की शेडिंग देखी थी, तो थोड़ी वीकनेस तो आ रही है। 54,500 का इंडेक्स हो गया, और हमने देखा था कि 55,000 के ऊपर, 55.5 के ऊपर भी निकला था, 500 अंकों के आसपास की दूरी रह गई थी ऑल टाइम हाई से। थोड़ी सी वीकनेस आ रही है। एक शेयर जहां पर स्ट्रेंथ है, हालांकि तेज चाल हाल फिलहाल 1-2 दिन में नहीं है, लेकिन चढ़ा अच्छे से है, वो है इंटरग्लोब एविएशन। एक बार सचिन जी आप इस पर गाइड करेंगे, इंटरग्लोब एविएशन क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं? या बिल्कुल, एंड देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ है। हालांकि हायर साइड में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं स्टॉक के अंदर, बट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पर भी जो है ना वो ब्रेकआउट्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रेंथ स्टॉक के अंदर बनी हुई है, अच्छे वॉल्यूम्स है, RSI भी करीब 58-60 के आसपास में मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जो है वो मोमेंटम को इंडिकेट कर रहा है। मुझे लग रहा है अराउंड करीब 5500 यस 5500 के आसपास में अगर स्टॉक का प्राइसेस मिलते हैं तो फिर वहां पर
एक बार जो है वो अगेन से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो 5500 के आसपास के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो फिर अपसाइड मोमेंटम करीब 5700 5750 तक के लिए कंटिन्यू होने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो 5500 के ऊपर ही मेरे सबसे एक बार फ्रेश बाइंग के लिए देखना चाहिए। एंड लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा उस केस में करीब 5420 का। ठीक है, 5420 का स्टॉप लॉस होगा इंटरग्लोब एविएशन के लिए। कुणाल जी, डिफेंस वाले शेयर आप भी लगातार ट्रैक कर रहे होंगे, चार्ट्स भी आप चेक कर रहे होंगे, और हम देख रहे हैं कि आज कुछ सिलेक्टिव बाइंग आज भी है। मझगांव डॉक में थोड़ी सी हम तेजी देख रहे हैं। वैसे तमाम शेयर चले हैं, मझगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड हो गया, गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर हो गया, ये और अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इनफैक्ट पहलगाम हमले के बाद से एक डेटा में दिख रहा था कि ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ रुपए की नेट मार्केट कैप एडिशन है ये डिफेंस वाले शेयरों में। आप जरा ये बताइए कि जिन्होंने महीने भर पहले मान लीजिए पोजीशन ली होगी, कहां पर अभी लॉन्ग को होल्ड करना है और कहां पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेना है? तो अभिषेक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक अभी हम वो जोन में आ रहे हैं जहाँ पे बहुत कंसेंसस ट्रेड बन रहा है डिफेंस सेक्टर्स। बिकॉज क्या हो रहा है कि बाकी सारे सेक्टर्स में कोई चाल दिख नहीं रही है, कोई मोमेंटम नहीं है, कोई मूव नहीं है। उस लिहाज से आई थिंक जो एक मोमेंटम सेक्टर होता है जनरली हम देखते हैं कि उसमें वेटेज बढ़ जाता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ जाता है, और काफ़ी सारी बार हम देखते हैं कि ऐसे स्टॉक्स जो होते हैं वो प्लेटो हो जाते हैं, मतलब वहाँ पे फ्लैट रिटर्न्स, फ्लैटिश हो जाते हैं स्टॉक्स अपनी ट्रजेक्टरी में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक पॉसिबल है कि जो डिफेंस स्टॉक्स है अब उस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए जो भी ट्रेडर्स अगर अपना पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना चाहे डिफेंस स्टॉक्स में। हाँ, इनकी ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जो हम 6 मंथ्स 9 मंथ्स का चार्ट देख रहे हैं, अगर हम लास्ट 2 ईयर्स का चार्ट्स भी देख रहे हैं, तो उस लिहाज से प्रोसेस इन लोगों ने बहुत अच्छा कंप्लीट किया है, एक रैली का, मेजर करेक्शन का और वापस एक कमबैक का। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ज़्यादा कंसेंसस ट्रेड हो गया है डिफेंसिव डिफेंस स्टॉक्स। तो उस लिहाज से मैं वेट करूंगा यहाँ पे, अगर कोई भी शॉर्ट टर्म डिप आता है, 3-5% का डिप आता है अगर स्टॉक्स लाइक HAL, BEL में, या एक 10-15% का डिप आता है GRC, कोचिन शिपयार्ड, बिकॉज ये थोड़े से स्टॉक्स जो है वो हाई बीटा स्टॉक्स है। अगर इनमें उन बीटा स्टॉक्स के हिसाब से अगर करेक्शन आता है तब मेरे अनुमान से इनमें बाइंग की जानी चाहिए। फिलहाल करंट लेवल्स पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट एंड वॉच रहूँगा डिफेंस स्टॉक्स पर। कुणाल भाई, कोई और ऐसा शेयर जो आप नोटिस करवाना चाहते हो अपनी स्टडी से, अपने डाटा से, या फिर उसका पैटर्न ऐसा हो? मैं उसमें 2 कैटेगरी डाल देता हूँ। फर्स्ट एक इन्वेस्टर्स कैटेगरी जो कि 1 से 1.5-2 साल रहेंगे। सेकंड स्विंग ट्रेडर्स कैटेगरी जो 1 महीना रहेंगे या इस एक्सपायरी तक रहेंगे। तो उसी हिसाब से दोनों शेयरों की कैटेगरी आप अलग अलग बता दीजिएगा। तो मैं इन्वेस्टर कैटेगरी की 2 स्टॉक्स बताऊंगा। पहला इनफैक्ट रहेगा L&T फाइनेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक 170 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक बहुत ही बढ़िया लग रहा है शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म चार्ट्स पर, बिकॉज इसने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को टिक बॉक्स किया है। अगर हम देखें मोमेंटम, अगर हम देखें वॉल्यूम्स, अगर हम देखें ऑसिलेटर्स की मूवमेंट, काफ़ी सारे पैरामीटर्स में ये स्टॉक जो है वो बहुत अग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक मीडियम टर्म ट्रेडर्स यहाँ से अगर 1 ईयर 6 मंथ्स प्लस का भी टाइम फ्रेम रखें तो करीबन 15% से 25% का एक अपसाइड यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो करीबन 195-200 का एक मीडियम टर्म टारगेट रख सकते हैं L&T फाइनेंस में, और स्टॉप लॉस ट्रेड का रख सकते हैं करीबन 158 के आसपास में। और एक और स्टॉक है जो हालांकि आज स्टॉक थोड़ा सा मूव कर गया, बट लास्ट 4-5 दिन से ये स्टॉक मेरे रडार पे था, वो है कैमलिन फाइन साइंस। बिकॉज बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर इसको हम लॉन्ग टर्म मंथली और क्वार्टरली चार्ट्स पर देखें तो 175 का एक मेजर ब्रेकआउट पॉइंट था कैमलिन फाइन में। आज स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव किया है, बट अगर हम लास्ट 1 वीक 10 डेज का भी चार्ट देखें तो 175 के आसपास एक स्विंग ब्रेकआउट, मल्टीपल पैटर्न ब्रेकआउट्स, RSI स्ट्रेंथ ब्रेकआउट है स्टॉक में। तो ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि 225-250 का इसमें एक लॉन्ग टर्म टारगेट रख सकते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, बिकॉज मेरा बायस थोड़ा सा आज नेगेटिव साइड में है, तो मैं एक सेल कॉल इनिशिएट करूंगा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। NTPC 335 के आसपास का एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे एक इंट्राडे एज वेल एज डेली चार्ट्स में एक मेजर सपोर्ट ब्रेक हो सकता है NTPC में। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 327 के आसपास आ सकता है और 338 का स्टॉप लॉस रख सकता है NTPC पर। ओके, ठीक है। NTPC आपका एक शॉर्ट कॉल हो गया, बकायदा डेज हाई भी वो डेज लो भी वो टेस्ट कर रहा है। इसके अलावा आपने जो और शेयर्स बताया वो सब हमने सब नोटिस कर लिए सर, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कुणाल बोथरा आपका आज समय देने के लिए।
अब हम थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, लक्ष्मीकांत शुक्ला जी को जोड़ लेते हैं, यस सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं ताकि वो ऑप्शंस का ट्रेड आपके सामने रख पाएं। तो लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन और लक्ष्मीकांत शुक्ला जी को कर दीजिए कनेक्ट। शुक्ला जी नमस्ते, बताइए सर कौन सा शेयर ढूंढा है आपने जिसकी ऑप्शन ट्रेड देना चाहते हैं आप? सुप्रभात सर जी। सो आज के ऑप्शन चैंपियन में हम हैवेल्स इनिशिएट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पिछले 2 से 3 दिनों में एक हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके प्राइजेस अभी अपने बुलिश क्रॉस ओवर 20 और 100 डीएमए के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। आरएसआई भी पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ये स्टॉक मार्केट की गिरावट में भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो हमें लगता है कि हैवेल्स में 1620 का कॉल ऑप्शन हमें लेकर चलना चाहिए। अराउंड अराउंड 30 रुपीज के आसपास मिलता है तो हमें इसे बाय करना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो 50 रुपीज का रहेगा और जो स्टॉप लॉस रखना है वो हमें 20 रुपीज का रखना है। एज पर लॉट साइज, इसका लॉट साइज 500 है तो जो मैक्सिमम रिस्क निकल के आ रहा है वो 5000 का आ रहा है, जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अराउंड 10,000 के आसपास है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। ये आपने जो हमको शेयर्स बताया है हेवल्स का 1620 की स्ट्राइक वाला, ये हमने नोटिस कर लिया। 10,000 5,000 का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है, रेशियो हो गया 1:2, रेट वगैरह सब सामने रखे हुए हैं, साफ़ सुथरा ट्रेड है। एक्सरसाइज प्राइस भी 50 से कम ही बनता है। तो ये एक शेयर हो गया जो लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने आपको बताया है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक पॉइंट और है, एक शेयर इनफैक्ट और है जो उसके बारे में और पता कर लेते हैं। आज वैसे सिलेक्टिव है, ऐसा नहीं कि बाइंग हो नहीं रही, बाइंग हो रही है बट पुशअप जिसे कहते हैं वॉल्यूम बेस्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक श्री सीमेंट है जिसको मैंने सुबह सुबह ही आपको नोटिस कराया था, अब वो करीब 3% हो चुका है ऊपर। ठीक है, और JSW स्टील भी करीब 2% ऊपर हो चुका है। IRB भी नोटिस करवाया था, आपको ध्यान होगा, 2% वो भी ऊपर है। और इन्हीं सब में ही अब बाइंग बन रही है। देखोगे कोई भी शेयर जो मैंने अभी तक बोला है सब ऑलमोस्ट अपने डेज हाई पे आके खड़े हुए होंगे। एक शेयर है जिसका भी प्राइस एक्शन नहीं हुआ बट थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम उसके अंदर आ रहा है, वो है TVS मोटर्स का शेयर। सचिन भाई चेक करना चार्ट्स में कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है क्या TVS मोटर्स? बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में डिम्पी जी अभी, और मुझे लगता है ये कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में मिलने चाहिए और ब्रेकआउट्स के लेवल हैं 2780 के। सो 2780 जैसे ये फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं अपसाइड में करीब 2850 2880 तक के लिए मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो बाइंग की सलाह रहेगी बिल्कुल, बट 2780 के ऊपर ही रहेगी। ब्रेकआउट आने का वेट करना चाहिए मुझे लगता है फ्रेश बाइंग के लिए। और 2780 के ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी प्लेस करना रहेगा 2730 का। तो उस स्टॉप लॉस के साथ में बाइंग बिल्कुल बन सकती है 2850 2870 को भी टारगेट। ठीक है, 2850 2870 यानी कि यहाँ से करीब 100-125 रुपए के मूव की आप उम्मीद कर सकते हैं। और अगर आप टू व्हीलर देखेंगे जिनकी तुलना हम TVS मोटर से करते हैं, बजाज ऑटो या फिर हीरो मोटो, उन दोनों के मुकाबले बेहतर रिटर्न जनरेट करके वैसे भी TVS मोटर ने दिए हैं। निफ्टी करीब 125 अंक नीचे, निफ्टी बैंक 250 अंक नीचे, आज भी कमजोरी। यानी कि जो उत्साह बना था अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील होने के बाद, तो फिर कितना उसका इंपैक्ट आया? रफली 2%, क्योंकि हमने 24,900 950 के लेवल देखे और वहां से फिसल के आ गया है 24,500 के आसपास निफ्टी। तो उत्साह नहीं है। आज भी ऐसा लग रहा है कि नहीं इसी तरह का लैकलस्टर माहौल रहेगा, शायद यहाँ से प्रेशर थोड़ा और बढ़ जाए। कोई रिकवरी ऐसा फिलहाल अभी दिखी तो नहीं है बाजार में। एक और शेयर जिसमें थोड़ी सी तेजी दिख रही है और उसका ट्रिगर और होता है सचिन जी, एस्ट्रल जरा चेक करेंगे आप। एस्ट्रल में 1.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या तेजी एक्सटेंड हो सकती है? मॉनसून का भी प्ले हो सकता है शेयर ये? हाँ वेल ओवरऑल अगर देखें तो स्ट्रक्चर तो वीक ही है, बट लोअर साइड से एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करने की कोशिश स्टॉक के अंदर जो है वो पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन से देखने को मिल रही है। इमीडिएट सपोर्ट्स करीब 1253-55 के आसपास के थे। यहाँ से स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिकवरी मूव, एक पुल बैक मूव कंटिन्यू हुआ है। मुझे लगता है उनकी हायर साइड में थोड़ा सा ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जो लाइक अपसाइड है वो थोड़ी सी लिमिटेड ही नजर आ रही है और पोटेंशियल्स जो है वो करीब 1380 1400 वहां
वहां तक के लिए और देखने को मिल सकता है। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम बात करें तो यस 40 से 50 रुपए तक का मोमेंटम एक्सपेक्टेड है स्टॉक के अंदर, और 1400 के आसपास में हो सकता है स्टॉक वापस से एक रेजिस्टेंस को फेस करता हुआ नजर आए। एंड इनकेस अगर कोई इस मोमेंटम को प्ले करना चाहता है, बाइंग लेता है, तो मेरे सबसे 1340 करीब करंट मार्केट प्राइस से एक बार बाय इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा डाउन साइड में 1300 का उसके साथ। ठीक है, एस्ट्रल को लेकर ये व्यू। एक और खबर आ रही है, आपको याद होगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसकी जिम्मेदारी ली थी टीआरएफ ने, यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसको लश्कर का समर्थन भी हासिल है। और अब यह खबर आ रही है कि भारत ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। पूरी खबर के साथ हमारी सहयोगी सुमिता करीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमिता, बताइए क्या जानकारी है आपके पास? जी, इंडिया का डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पाकिस्तान के अगेंस्ट कंटिन्यू हो रहा है। एक टेक्निकल टीम जो है इंडिया से, वो न्यूयॉर्क में है अभी, और वो ब्रीफ कर रही है यूनाइटेड नेशंस की 1267 सैंक्शंस कमिटी को। और ये इसलिए कर रही है ताकि टीआरएफ को एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया जा सके। रिमेंबर, टीआरएफ वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एलईटी की एक आर्म है जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की पहलगाम टेरर अटैक के लिए, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। और एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा टीआरएफ एलईटी के लिए ताकि इसके ऊपर सैंक्शंस इम्पोज किए जा सके और पाकिस्तान को इम्प्लीकेट किया जा सके। उसके लिए भी एविडेंस प्रेजेंट किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का रोल रहा है टेरर में, स्पॉन्सर करने में टेरर को, और कंप्लिसिटी रही है उसकी। और जो टीम अभी, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि जो टीम अभी यूएन जो अभी न्यूयॉर्क में है, वो काउंटर टेररिज्म यूएन के ऑफिस से मिलेगी और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट से भी मिलेगी। बट ये सैंक्शंस कमेटी है क्या? 1267 सैंक्शंस कमेटी, ये एसेंशियली एक बॉडी है यूएनएससी के अंडर जो डेजिग्नेट करती है ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और सैंक्शंस इंपोज करती है। और पाकिस्तान के रोल की अगर बात करें तो पाकिस्तान जो है एक नॉन परमानेंट मेंबर है यूएनएससी में, और वो काफी टाइम से बिड कर रहा है, इंडिया ब्लॉक कर रहा है इंडिया की बिड को टीआरएफ को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने में, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने में। और वो उसकी हेल्प कर रहा है चाइना। इट्स बीन, सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि चाइना हैज बीन सक्सेसफुल इन ब्लॉकिंग the mention of the terror outfit's name in the UNSC statement condemning the Pahalgam terror attack। और मई में और नवंबर 2024 में इंडिया ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी टीआरएफ के रोल को लेकर कि उसका टेरर अटैक्स में क्या रोल रहा है कमेटी को। ठीक है सुमिता, बहुत शुक्रिया आपका ये अपडेट के लिए। और ये होना भी चाहिए था, ये स्वाभाविक कदम है, क्योंकि अलग अलग टेरर ग्रुप बना के भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने का जो काम करते हैं आतंकी संगठन, जिनका बेस अधिकतर, ज़्यादातर हम कह सकते हैं 90% वो पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान उसको मानता नहीं है, लेकिन भारत ने जो हमले किए वहाँ पर उनके टेरर कैंप्स पर, उससे साबित हो गया, दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज भी हुआ है। और इस बीच फिर ये कदम कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की गई है भारत की ओर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों पर जरा व्यू ले लेते हैं। टाटा मोटर जरा सचिन जी आप चेक करेंगे, नंबर थोड़े से वीक इसके आए थे, लेकिन रिकवर कर रहा है, फिर से 700 रुपए के ऊपर आ गया है। ये दिख रहा है कि 700 के स्तर को पकड़ के रखने की कोशिश है टाटा मोटर की। अभिषेक जी, और आप करीब 725 730 के आसपास के हाईज इसमें देखे थे हमने पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले। वहां से स्टॉक में जो है वो स्लाइड करेक्शंस कंटिन्यू हुआ था, बट ऑन द लोअर साइड में वापस 680 685 के आसपास से स्टॉक जो है वो एक पुल बैक मूव कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे बिल्कुल 700 के आसपास के लेवल्स को काफी रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है, और मुझे लग रहा है आज अगर ये 700 के ऊपर ही पॉसिबली क्लोज होता है तो फिर वापस से 730 740 वो प्रायर अपने जो इमीडिएट जो स्विंग हाइज थे उन लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो 700 अभी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन हो रहे हैं पॉसिबिलिटीज है 730 740 के लेवल्स को टेस्ट करने की। लोअर साइड में सपोर्ट भी अच्छे बने हुए हैं स्टॉक के अंदर, 670 वो एक अच्छे सपोर्ट्स हैं। मेरे हिसाब से जो लोग पोजीशंस में है 670 बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए एक बार 700 के ऊपर जिस तरीके से अभी स्टॉक सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है एक बार क्लोजिंग का वेट करना चाहिए फॉर द फ्रेश बाइंग के लिए। सो 700 के ऊपर अगर आज पॉसिबली क्लोज मिलता है तो फिर 730 740 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 740 तक के टारगेट हो सकते हैं
कुछ शर्तें, कंडीशन सप्लाई हैं, वो आप ध्यान में रखिएगा, जिसका सचिन जी आपको जानकारी दे रहे हैं। स्विगी लिमिटेड, ये हमने शेयर देखा था कि जब इन्वेस्टर लॉक इन खुला था 83% शेयर होल्डिंग का प्री आईपीओ जो इन्वेस्टर होते हैं उनके, उसके बाद शेयर में हमने कमजोरी देखी। आज संभालने की कोशिश है और अपने रिकॉर्ड लो से अब थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है। यकीन करें इस पर सचिन जी, रिकवरी होगी इसमें? और ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी वीक है और प्रायरली भी हमने देखा है कि लोअर साइड से एक पुल बैक मूव आता है और फिर वापस से स्टॉक जो है वो अपना डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई देता है। तो बहुत ज्यादा कन्विक्शन यहाँ पर अभी भी बाइंग साइड में मुझे नहीं आ रहा है पर्सनली। मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर है यहाँ पर लाइक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन का, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। एंड फ्रेश बाइंग के लिए तो अवॉइड करने की टोटली सलाह रहेगी। बट हाँ, जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं वो अभी के लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस करीब 295 उसको कंसीडर कर सकते हैं, उसके साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। इनकेस कुछ पुल बैक्स अगर हमें मिलते हैं तो अपसाइड में पॉसिबली हो सकता है करीब 320 325 वो लेवल्स स्टॉक टेस्ट करता हुआ नजर आए। ठीक है सचिन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने टाइम निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए आज आपने, इसके लिए डबल बार आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, मैं अपनी सहयोगी आशीषा को अपने साथ जोड़ लेता हूं ताकि आप ये जान पाएं कि आयशर मोटर्स के नतीजे कैसे रहे हैं, क्या इम्पैक्ट है और आगे मार्जिन्स वगैरह कैसे देखे जा रहे हैं। आशीषा जरा बता दीजिए आयशर मोटर्स के बारे में। आयशर मोटर्स के नतीजे तो मिले जुले थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री जो FY26 को निकल कर आई है डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, इंटरनेशनल बिजनेस के लिए और रॉयल एनफील्ड बिजनेस के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव है। आंकड़ों की बात करें तो मार्जिन्स में थोड़ी सी डिटीरियोरेशन दिखी है इस तिमाही में और अनुमान से काफ़ी कमज़ोर रहे हैं। 24% पर मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं वर्सेस 26.5% जो कंपनी ने सेम टाइम लास्ट ईयर रिपोर्ट किए थे। इनफैक्ट एबिटा पर व्हीकल की बात करें तो 8 क्वार्टर्स के निचले स्तर पर ये फिगर आता हुआ नजर आया। तो ऑपरेशनली कमजोर नतीजे थे, मार्जिन्स भी कमजोर रहे, लेकिन जैसे मैंने बताया मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी अच्छी थी। सबसे पहले रॉयल एनफील्ड की बात करते हैं, जहां पर मैनेजमेंट ने कहा कि डोमेस्टिक और ओवरसीज मार्केट्स में रॉयल एनफील्ड की सेल्स बढ़ती हुई नजर आएगी। FY26 में रूरल और अर्बन डिमांड दोनों में इंप्रूवमेंट दिखेगी इंडिया ऑपरेशंस पर, और इसके अलावा सिलेक्ट मॉडल्स पर अप्रैल के महीने से उन्होंने 1.15% के प्राइस हाइक्स लिए हैं। तो ये प्राइस हाइक्स का इम्पैक्ट भी इस क्वार्टर से आता हुआ दिखेगा, जिसके चलते रियलाइजेशंस भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा VECV सेगमेंट की बात करें तो वहां पर भी आउटलुक पॉजिटिव है। उन्होंने कहा कि कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में ग्रोथ काफी अच्छा दिखेगा, रिप्लेसमेंट डिमांड और इंफ्रा स्पेंडिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते VECV सेगमेंट का डिमांड आउटलुक भी काफी पॉजिटिव है। तो ऑल इन ऑल ऑपरेशनली नंबर्स वीक थे, मार्जिन्स अनुमान से कमजोर आए, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री फिर भी काफी अच्छी निकल कर आई है। ठीक है, कमेंट्री अच्छी है और भरोसा उसके बाद अच्छा है ब्रोकरेजेस का, उसके चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। थोड़ा सा नीचे आया है, सपाट हो गया, आज मार्केट का मूड भी अच्छा नहीं है, दिक्कत ये है। चलिए एक काम करते हैं, एक 10 के बाजार की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में कमजोरी, निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 24,500 के पास। बैंक निफ्टी में भी 250 अंकों से ज्यादा की गिरावट। ऑटो और ऑटो इंसुलेटर शेयरों में जोश, हीरो मोटो और टीवीएस मोटर में 1 से 2% तक की तेजी। मदरसन भारत फोर्ज में भी मजबूती। फार्मा शेयरों की सेहत खराब, डॉक्टर रेड्डीज और सन फार्मा 1 से 1.5% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स। सिप्ला, मैनकाइंड और बायोकॉन भी फिसले। तेल गैस और पावर शेयरों की बत्ती गुल, पावर ग्रिड और ONGC 1 से 1.5% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स। रिलायंस, IGL, गेल और MGL भी फिसले। और आज वायदा बाजार में NCC, LIC हाउसिंग, PV फिनटेक के नतीजे आएंगे। कैश मार्केट में बलरामपुर चीनी, कोचिन शिपयार्ड, नोस्टिल, CSE, अरविंद के नतीजों पर रहेगी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे में। और सबसे पहले बात करते हैं सोने की, क्योंकि यहां पर तेज गिरावट दिख रही है। 50 DMA के नीचे आ चुका है सोने का भाव।
91,500 तक फिसलकर गोल्ड आ चुका है और रिकॉर्ड से देखें तो करीब करीब 8,000 रुपए तक की गिरावट आ चुकी है। $3150 के नीचे स्पॉट गोल्ड है, कॉमेक्स स्पॉट गोल्ड, वहां पर भी तेज गिरावट दिख रही है। आज भी एमसीएक्स पर 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। चांदी में भी कमजोरी है, चांदी आज भी करीब 1 से 1.5% तक की गिरावट दिख रही है। इंटरनेशनल मार्केट में 1.5% और घरेलू बाजार में 1% से ज्यादा की गिरावट है। जिस तरह से ट्रेड तनाव कम हुए हैं, सेफ हेवन बाइंग यहां पे कम हुई है, जियोपॉलिटिकल कंसर्न की चिंता कम हुई, पहले भारत पाकिस्तान फिर रूस यूक्रेन सीज फायर की उम्मीदें बढ़ गई है, ईरान पर पाबंदी में ढील मिल सकती है, साथ ही सीरिया पर भी अभी जो गल्फ कंट्रीज के यात्रा पर ट्रंप है वहां पर सीरिया पर भी पाबंदी हटाई जा सकती है, इस तरह की भी खबरें हैं। तो ये सारी खबरें गोल्ड के लिए निगेटिव है और गोल्ड में एक लंबे समय से प्रीमियम चल भी रहा था, वो प्रीमियम धीरे धीरे इरोड हो रहा है और उसका दबाव साफ तौर से दिख रहा है। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर गोल्ड से शुरुआत करेंगे, गोल्ड काफी नीचे आ चुका है, और भी संभावनाएं है क्या? नमस्ते सर। देखिए, जैसे ही टैरिफ से रिलेटेड यहाँ पर थोड़ा क्लियरिटी आया, 90 डेज के लिए जो कुशन मिला, तो उसके बाद यहाँ पे एक डीप सेलिंग हमने देखा, क्योंकि प्राइसेस ओवरशूट थे इस रीजन के कारण, और वहां से हमने एक डीप करेक्शन देखा। वहीं जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न है वो भी हमने सेटल आउट होते हुए देखे, आइदर वो इंडिया पाकिस्तान वॉर कन्फ्लिक्ट हो या यूक्रेन रशिया का कन्फ्लिक्ट हो, तो ये सारे हमने यहाँ पर फिसल आउट होते हुए देखे। वहीं आईएनआर को भी अप्रिशिएट होते देखा। तो इन सभी रीजंस के कारण यहाँ पे फंडामेंटली एकदम नेगेटिव यहाँ पे डेवलप हुए हैं और गोल्ड में एक डीप सेलिंग आई है। मुझे लगता है कि ये सेलिंग हालांकि कंटिन्यू रहेगी, बट यहाँ पर इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में एक लेवल है जिसको ध्यान रखना चाहिए ट्रेडर को। 90,800 के आसपास का जो लेवल है M6 के अंदर, वहीं कॉमेक्स के अंदर जो लेवल है वो 3135 स्पॉट का है। ऊपर से जो फिसल आउट हुआ है 3400 के ऊपर से, तो उसका जो टेंटेटिव टारगेट थे वो मुझे लग रहा है एक बार यहाँ पे पूरे होंगे। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। यहाँ पे हो सकता है 3135 के आसपास और 91 के आसपास एक बार शॉर्ट टर्म या इंटरडे के लिए एक बार बेस बने और प्राइसेस के हम ऊपर एक बार पुल बैक आता है, देखिए अराउंड 1500 के आसपास। तो मुझे लगता है कि इवनिंग सत्र का वेट करना चाहिए। डेटाज है यहाँ पर, अगर प्राइसेस 3135 के नीचे डिसिसिवली यहाँ पे मेंटेन करते हैं तो मुझे लगता है फर्दर यहाँ पे एक डीप सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो प्राइसेस को 3025 के आसपास तक प्रेशराइज कर सकती है। वहीं M6 के अंदर 91,000 के नीचे अगर प्राइसेस मेंटेन करते हैं तो आने वाले सत्रों के अंदर हम भावों को 87,500 के आसपास देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स का ध्यान रखिए। नया जो फ्रेश सेलिंग है वो इन लेवल्स के नीचे ही आप बनाएं, नहीं तो वेट एंड वॉच करें फर्दर डेवलपमेंट का। जी, लेवल पे सेल ना करें, ये क्रूशियल लेवल से उसका ध्यान रखें। अगर वो तोड़ के बाजार नीचे जाता है तो फिर नई सेलिंग करें। लेकिन कई सारे एक्सपर्ट से भी बातचीत हो रही, तो उनका यही कहना है कि मार्केट अब सेल ऑन राइज की वाला मार्केट हो गया है गोल्ड का, क्योंकि इतनी तेजी आने के बाद अब हो सकता है कि थोड़े बहुत बीच बीच में यहाँ पर पुल बैक दिखे, लेकिन उस पुल बैक पर ही बेचकर ही जाना है। ये अभी स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर दिख रहा है। चांदी में बताइए सर, चांदी को लेकर फंडामेंटल्स अच्छे कहे जा रहे थे, लेकिन गोल्ड की गिरावट के साथ साथ चांदी भी नीचे आ रही है। क्या चांदी कितनी गिर सकती है नीचे यहां से? देखिए, अगर हम दोनों के फॉल को कंपेयर करें तो यहाँ पर जब सोना आउट परफॉर्म कर रहा था चांदी को, प्राइजेस प्राइस वाइज ऊपर चल रहे थे, हमने देखा कि जो प्राइस का जो गैप है वो श्रिंक हुआ है और अब चांदी अराउंड 3000 के आसपास प्रीमियम है कंपेयर टू गोल्ड। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर प्रेशर रहेगा, बट कहीं ना कहीं चांदी को मेटल्स का सपोर्ट रहेगा। मेटल्स का जो ओवरऑल सिनारियो है वो अभी लग रहा है कि थोड़ा बुलिश रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर करेक्शंस आएंगे, बट वो लिमिटेड होंगे। हालांकि मुझे लगता है कॉमेक्स के अंदर अराउंड 33.10 का एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर डिसिसिवली मेंटेन नहीं करते तो हम ऊपर के लेवल्स से बिकवाली देखेंगे। अगर ट्रेडिंग स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे लगता है उछाले पे इसको बेचना चाहिए। अराउंड 95,200-300 के आसपास भाव मिलते हैं, तो आज के सत्र में बेच सकते हैं। 95,800 के इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें। इवनिंग के सत्र में हो सकता है कि भाव यहाँ पे 94,000 से लेकर 93,700 के आसपास देखने को मिले। हालांकि गोल्ड के कंपेयर में चांदी का स्ट्रक्चर इतना नेगेटिव नहीं लग रहा अभी।
जी चलिए, गोल्ड सिल्वर पे बात हो गई सर। कच्चा तेल भी आज काफी कमजोर दिख रहा है, 2.5% के आसपास। क्या चिंता है? क्या ओवर सप्लाई की चिंता है? एक तरफ यूएस में क्रूड स्टॉक अनुमान के विपरीत बढ़े हैं, और दूसरी चिंता ओपेक प्लस से ओवर सप्लाई, और जो ओवरहैंग था, जो कंसर्न था, जिस तरह के तनाव थे कई सारे देशों में, वो सब भी कम हो रहा है। तो क्या क्रूड और गिर सकता है, या क्रूड वो खबर देखेगा कि अब ग्लोबल ग्रोथ की राह आसान हो गई है क्योंकि ट्रेड टेंशन खत्म हो गया है? क्या लग रहा है, क्रूड की चाल कैसी रहेगी? बिल्कुल, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं कि यस, फंडामेंटल्स काफी मिक्स्ड है। यहाँ पे जो टैरिफ वॉर से वो ईज आउट हुआ है, तो उसका एक अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिवनेस देखने को मिला है। बट यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल टेंशन है, जैसे ईरान और यूएस के बीच में भी अभी डील हुआ है कल, जिसके कारण यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला। तो मुझे लगता है मिक्स्ड ही व्यापार रहेगा। जो एक रेंज बाउंड मुझे लग रहा है फैशन में रहना चाहिए। हालांकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक करेक्शन आया है, तो इवनिंग सत्र से पहले एक पुल बैक देखने को मिल सकती है। तो ओनली फॉर स्पेसिफिक ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट यहाँ पर एक बार 5303 के ऊपर बाजार निकलता है तो यहाँ पर बाय कर सकते हैं 5280 के एसएल से। टारगेट छोटा ही रहेगा 5365 के आसपास। ओके, ये ट्रेड आप ले सकते हैं, बाकी थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए इस ट्रेड। ओके अखिलेश जी, वक्त थोड़ा कम है, फटाफट से सर मेटल्स बता दीजिए, क्या पसंद है आज आपको, जो जहां भी कन्विक्शन ज्यादा हो वो काउंटर बता दीजिए। मेटल्स में आप जिंक को बाय ऑन डिप्स करके रख के काम कर सकते हैं, मुझे अच्छा लग रहा है ये। और ऊपर में हम जल्दी भाव यहाँ पे 265 से लेकर 270 की रेंज में देखने को मिल सकते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस है वो 259 के नीचे का प्लेस कर सकते हैं। ओके जी, चलिए अब बात करते हैं एग्री मार्केट की। सर एग्री मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है? आप मसालों में बताइए, हल्दी, जीरा और धनिया, इन तीनों पर आपकी राय सर? जीरा मुझे थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे लिया जा सकता है। 22,150 के ऊपर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट निकलता है, तो 21,800 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हैं। टारगेट 23,500-600 की रेंज का लग रहा है। वहीं टीएमसी में भी बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 13,900 के नीचे प्लेस करें। ऊपर ग्रेजुअली मुझे लग रहा है 14,700 लेकर 15,500 तक यहाँ पे रैली देखने को मिल सकती है। धनिया में भी एक बार यहाँ पर कंडीशनल बाय की सकती है, अगर प्राइसेस 7,150 के ऊपर निकलते हैं तो 6,900 के एसएल से इसको भी लिया सकता है। ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि भाव 74 से लेकर 76.5 तक देखने को मिल सकते हैं, तो कंडीशनली आप धनिया को बाय कर सकते हैं 7150 के ऊपर। ओके, तो तीनों ही काउंटर में आपकी खरीदारी की सलाह यहां पर आ रही है। ग्वारसीर ग्वारगम आखिरी सवाल होगा, यहां पर क्या करें सर? यहाँ पे भी वेट एंड वॉच करें। दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है 9800 गंवार गम और गंवार सीट 5150। अगर प्राइसेस इन लेवल्स को ब्रिज करेंगे तो यहाँ पर एक रिलीफ रैली दिख सकती है। गंवार गम के केस में मुझे लग रहा है कि एक बार ये 10,300, वहीं गंवार सीट के केस में ये 5400 से 5500 की रेंज में आ सकते हैं, बट इन लेवल्स के ऊपर ही यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए फ्रेश। ओके, तो यहाँ पे एक रिलीफ रैली की उम्मीद करनी चाहिए ग्वार में। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री और एग्री मार्केट में उन्हें करना क्या है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ योगेश पाटिल होंगे, LIC म्यूचुअल फंड AMC के। उनसे बातचीत होगी कि बाजार में फिलहाल क्या चल रहा है, किस थीमेटिक फंड्स पे, किस थीम पर उनको ज्यादा भरोसा है, किस तरह की चाल दिख रही है, बाजार की गिरावट पूरी हो चुकी है, अभी और करेक्शन बाकी है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। नमस्कार।
स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर खास सेगमेंट मार्केट के महारथी में स्वागत है आपका। निफ्टी की बात करें तो 100 अंकों के आसपास की गिरावट है। निफ्टी बैंक करीब 250 अंक नीचे है और सोमवार को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जो 3 दिन रहा है अब तक का थोड़ा लैकलस्टर रहा है, कंसोलिडेशन वाला फेज हमने देखा है। यहां से आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? देखिए जो अर्निंग्स आए हैं वो भी अब तक ठीक ठाक रहे हैं, भारत के मैक्रोज भी ठीक हैं, तो चुनौतियां क्यों हैं, बाजार क्यों फंस रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और आज आपको गाइड करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं LIC म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट के इक्विटी CIO योगेश पाटिल। योगेश भाई बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। अगर हम ग्लोबली देखें जो ट्रेड वॉर की टेंशन थी योगेश भाई काफी हद तक कम हो गई। पहले रेसिप्रोकल टैरिफ पर राहत दी ट्रम्प ने तमाम देशों को, बाद में चीन के साथ भी सुलह हो गई। बाजार क्यों फंस रहा है आपके हिसाब से, बाधा क्या है? क्योंकि मैक्रोज तो बेहतर है भारत के, उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, पर ये अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट जब भी रहता है हमेशा कंफ्यूजन होता है। पर मार्केट काफी नीचे लेवल से एटलीस्ट ऊपर आ गई है और थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स में आ गया है। लेकिन अभी भी जैसे ट्रेड अनसर्टेनिटी को लेके या ग्लोबल ट्रेड को लेके या वॉर को लेके थोड़ा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है। बट सिलेक्टिवली जो सेक्टर जो कंपनीज ठीक कर रही है उसमें हमने अप्रिसिएशन देखा है। और जहां तक मुझे लगता है कि जो अप्रैल में जो मेजर कंसर्न था वो काफी हद तक कंसर्न कम हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़ा कंसर्न है अभी नाउ इज एवरीथिंग बैक टू फंडामेंटल। जहां की इसके फंडामेंटल अच्छे हैं वो ठीक रहेगा, और बाकी उसके बाद शायद टाइम करेक्शन मोड आएगा जहां पे फंडामेंटल अच्छे है और वैल्यूएशन हाई है। तो मेरे ख्याल से वैल्यूएशन और फंडामेंटल दो चीज ऐसी है जो आपस में मेल जोल होना बहुत जरूरी है। काफी स्टॉक्स में मेल हो रहा है, कहीं जगह नहीं हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। बट वैसे ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट ठीक है वैसे। ठीक है योगेश भाई, जब अगर मार्केट ठीक है, सारी चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, तो चर्निंग हो सकती है मार्केट के अंदर। तो पॉजिटिव टिल्ट कहाँ पे आपको दिखता है और नेगेटिव टिल्ट कहाँ पे दिखता है? देखिए पॉजिटिव हमने देखा है इंडस्ट्रियल्स में पहले भी पॉजिटिव है, हम लोग अभी भी पॉजिटिव है। जो जैसे कि रिजल्ट्स देख रहे हैं तो इंडस्ट्रियल में रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं काफी, बैंकिंग में भी ठीक आ रहे हैं। बट कुछ जो हमने नेगेटिव देखा है कंज्यूमर साइड में देखा है, जहां पे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक इतने रिजल्ट्स नहीं आ रहे और आउटलुक भी अच्छे नहीं दिखा रहे। आईटी में भी थोड़ा कंफ्यूजन है अभी। तो ओवरऑल बेसिस पे आप देखेंगे कि सिचुएशन कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई है, मार्केट नीचे से भले ऊपर आ गया हो, लेकिन अभी भी जो कंसर्न थे लोगों को वो है अभी भी। कुछ हद तक एक्सपोर्ट्स में ज्यादा कंसर्न थे, वो इम्पैक्ट है, अभी भी वहाँ क्लियरिटी नहीं आ रही है। सिलेक्टिव ऑटो और कंज्यूमर में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है। योगेश भाई एक और चीज है, अब ये जो चीन और अमेरिका के बीच में जो सुलह हुई है, दोनों ने टैरिफ काटे हैं, तो बाजार में एक धड़ा ऐसा है कि जो खुश हुआ कि चलो ठीक है, ये टेंशन जो थी डीएस्केलेट हो, थोड़े हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़े। एक धड़ा ये भी था, थोड़ा चिंतित हो गया कि अच्छा FIs का जो हॉट मनी भारत में आ रहा था वो रुक जाएगा। अब देखिए ये टेंशन हमेशा तो रहने वाली थी नहीं और उनके भरोसे भी हम नहीं हैं, तो आपके हिसाब से कैसे लग रही सिचुएशन? ये आपके हिसाब से आप किस तरह असेस कर रहे हैं इसे? देखिए जैसे कि चाइना इतना बड़ा देश है और उसकी डिपेंडेंसी बहुत से कंट्रीज पे अभी भी हाई है, जैसे फार्मास्यूटिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इतनी जल्दी डिपेंडेंसी कम नहीं कर सकते कहीं पर। जैसे ऑब्वियसली जो चाइना के पहले जो कंसर्न्स थे 6 महीने, वो कंसर्न्स आज भी है। बीच में खाली अनसर्टेनिटी को, हाई टैरिफ को लेके लोगों को कंफ्यूजन था, वो मेरे ख्याल से वो टैरिफ नेगोशिएशन काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुके हैं, तो बैक टू नॉर्मल हो गया है। बट ऐसा नहीं है कि जो नेगेटिव था अचानक सब लोग चाइना में पॉजिटिव हो गए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूएस की भी जरूरत थी कि उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल में लाना है। और यूएस में मैन्युफैक्चरिंग का अभी भी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इतना इजी नहीं है कि यूएस में भी आप मैन्युफैक्चरिंग क्विकली सेटअप कर ले। तो मेरे ख्याल से इसको नजर रखते हुए काफी मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये नतीजे पहुंचे हैं कि हमें कहीं ना कहीं सुलह करनी चाहिए, क्योंकि बिना चाइना या इंडिया के, बाकी वियतनाम के बिना भी सर्वाइव करना मुश्किल है। अगर सब कुछ अमेरिका में बनेगा जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, तो वहाँ पे आपका जॉब लेबर कॉस्ट भी बहुत हाई है।
तो वो सबको समझना पड़ेगा। और एक दिन में सारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं बन सकती, क्योंकि ये सब इलेक्शन होते हैं 4 साल बाद। मान लो 4 साल बाद कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, उसकी पॉलिसी अलग रहेगी। तो इसलिए काफी सारी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस में इतनी जल्दी नहीं डालेगी। तो मुझे लगता है काफी चीजें पहले जैसी रहेगी। थोड़ा बहुत ग्लोबल स्लोडाउन को लेके सभी कंट्रीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा, चाइना पे भी पड़ेगा, कुछ हद तक इंडिया पे भी पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई बड़ा कंसर्न है। और रही बात इन्वेस्टर का जो स्टांस चाइना पे था 1 साल पहले या 2 साल पहले, आज भी वैसा ही है, क्योंकि चाइना के वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो कई हेज फंड जो है चले जाते हैं, लेकिन वहां पे चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस अलग है, वहां पे दूसरे मतलब लिक्विडिटी चैलेंजेस अलग है, और इंडिया में अलग है। तो जो इंडिया पे बिलीव करते हैं इंडिया में आते हैं, जो वहां पे बिलीव करते हैं वहां पे आते हैं। और जैसे कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ है, तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स के पास चॉइस है जहां जाने की। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, मैं थोड़ा आराम का शिफ्ट कर देता हूँ कमोडिटीज़ की तरफ। क्या कहीं क्रूड पे आपको कोई एबनॉर्मलिटी दिख रही है, या फिर अगला क्वार्टर, या फिर ये पूरा ही फाइनेंशियल ईयर अभी शांति से निकलने के चांसेस हैं?